बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 7 देख रहे हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। आपका उपसंयोजन रसायन का सिद्धांत, ठीक है। तो आज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT होता क्या है, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसे हम लोग आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। थोड़ा और टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो हम लोग बात कर दे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। तो देखो बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। तो देखो देखते हैं इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। कह रहा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे, देख सकते हो ये आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 1929, तथा वान व्लेक, ठीक है, ठीक है, तथा वान व्लेक 1935 ने किया था। मतलब क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन जो ये आपके एक वैज्ञानिक ये हैं और दूसरे ये, ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। इतनी बात आपको पता चली। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एच बैठे और तथा वान व्लेक ने, ठीक है। आप कह रहा है यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रो की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। क्या बात की गई, ये जो आपका CFT सिद्धांत है ये क्या करता है भैया, ये किस लिए है आपका CFT सिद्धांत। पहले तो आपको पता चला एच बैठे नामक वैज्ञानिक और वान व्लेक नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया। दूसरी बात क्या पता चली, यह संकुल यौगिकों अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के निर्माण, उनके चुंबकीय गुण की वो कैसा गुण का है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय किस गुण का है, उसके रंग स्पेक्ट्रो की सफलतापूर्वक व्याख्या आपका CFT सिद्धांत करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बात होती क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, ठीक है। आप देखो कह रहा इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं निम्न है। मतलब इस सिद्धांत के द्वारा, मतलब जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, यही इनका सिद्धांत है, ठीक है। तो देखो इसको देखते हैं। कह रहा एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसके चारों ओर से घिरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। ये जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया कि एक संकुल अर्थात एक उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका एक केंद्रीय धातु परमाणु M है। यहाँ पे इस M को ये देख सकते हो, ये आपके पूरे सारे ओर से देख सकते हो, इसको घेरे हुए आपके कौन है, लिगेंड। ये जो L1 L2 L3 L4 L5 L6 जो है ये सारे भैया क्या है, हमारे लिगेंड भाई साहब है। ये कौन है, लिगेंड है, ठीक है। और ये सारे इक्वल है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, सब लिगेंड है। L डायरेक्ट आप L1 L2 की जगह डायरेक्ट L भी लिख सकते हो। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे मान लो FeCN का होल 6 ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो CN पूरे ये जो लिगेंड है ये सारे सेम है, ठीक है। ये ना समझना L1 L2 सब अलग है, ठीक है। आप डायरेक्ट L भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो इतना चीज याद रखो कि केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके चारों ओर से घिरे हुए, देखो आपसे कहा गया था कि उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक क्या है, आपका आपसे कह रहा है कि उपसहसंयोजन यौगिक जो है वो केंद्रीय धातु आयन तथा उसे चारों ओर से घेरे हुए जो लिगेंड है उसका समूह होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस कोष्टक के अंदर पूरा आपका होता है, ये क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन मतलब सेंटर एटम तथा उसे चारों ओर से घेरे हुए लिगेंडों का समूह होता है, ठीक है। ये बात होती है। तो देख सकते हो थ्योरी यही बात कह रही थी कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। मतलब केंद्रीय धातु आयन होता है उस पे और उसको चारों ओर से घेरे हुए लिगेंड होते हैं, ठीक है। लिगेंड आपके चारों ओर से उसको घेरे हुए होते हैं, ये होता है आपका एक संकुल, ठीक है। आप देखो आगे कहा गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंडो तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपसे कह रहा है बिंदु आवेश रूपी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण होता है, ठीक है। देख सकते हो इसकी अगली लाइन ये लिखी हुई है आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। मतलब कि क्या बात कही गई आपसे, ठीक है, आपसे कहा गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंड, मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर CN माइनस, ठीक है। ये बिंदु आवेश रूपी लिगेंड मतलब इस पे कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो वही आवेश आपका ये कैसा होगा, ऋणात्मक लिगेंड है, ठीक है। तो वही बात की बिंदु आवेश रूपी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य, केंद्रीय धातु आयन मान लो Fe है, तो आपको पता है इस पे मान लो कोई भी अवेश मान लो 2+ है 3+ है कुछ भी मान लो, ठीक है।
तो अब मान लो जैसे 2+ है तो ये कैसा होता है प्लस, ये कैसा होता है निगेटिव। तो आपको पता है जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके मध्य क्या होता है आकर्षण, तो प्लस और निगेटिव के बीच क्या होगा आकर्षण। तो वही बात कही गई कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंडो, देखो कहा गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंड, जो लिगेंड होते हैं तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य क्या होता है स्थितिज वैद्युत आकर्षण अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आगे देखो, आप बताते हैं कि ये केंद्रीय धातु, ये जो आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ये कैसे होता है, किस चीज पे काम करता है, कैसे होता है। ठीक है, देखो कह रहा है लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब मेन बात इसकी आती है, अभी आपने सीखा, क्या सीखा कि जो लिगेंड होते हैं भैया वो लिगेंड क्या करते हैं निगेटिव होते हैं या पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और केंद्रीय धातु आयन इसके विपरीत प्रकृति क्या होता है। ठीक है, जब प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, अब कहा गया ये जो देखो जब आकर्षण होगा तो आपको पता है लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, लिगेंड इस मेटल की तरफ क्या होगा अग्रसर होगा, अर्थात कह सकते हो इसकी ओर जाएगा, आकर्षित होगा ना इसकी तरफ। तो वही बात कही गई कि लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जो ये सेंटर एटम या मेटल कह सकते हो जो केंद्रीय धातु आयन है इसके डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वो अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, देख सकते हो डी ऑर्बिटल जो है आपका, ठीक है, इस पे 5 कक्षक होते हैं, आपको पता चल गया 1 2 3 4 1 5। ठीक है, ये दो डी ऑर्बिटल इस पे कितने कक्षक होते हैं 5। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरी बात क्या आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इनके नाम। ठीक है, ये जो 5 कक्षक है इस पे देखो, इसको जो ये पहला वाला होता है इसको एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को वाई जेड, तीसरे वाले को जेड एक्स, चौथे को जेड स्क्वायर और पांचवे के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कहा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पे कि जो डी ऑर्बिटल है इसकी ऊर्जा में क्या होता है वृद्धि हो जाती है, अर्थात इसकी ऊर्जा क्या होती है बढ़ जाती है। देख सकते हो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे एनर्जी लिखी हुई है, देख सकते हो ये आपकी एनर्जी है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ स्टेट फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई गई है जिसपे डी जनरेट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी ये डी जनरेट है लेकिन फिर इसकी ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि होगी और वो एक्साइटेड स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित अवस्था। ठीक है, उसकी ये उत्तेजित अवस्था है जब ऊर्जा ज्यादा हो चुकी होगी। ठीक है, वही बात कही गई उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ठीक है, देखो यही बात कही गई लिगेंडो के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आप देखो कह रहा है डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है। क्या बात कही गई कि देखो डी कौन से डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी, कौन से डी ऑर्बिटल की ऊर्जा में वृद्धि होती है, जो लिगेंडो के मार्ग में आ जाते हैं। जो लिगेंडो के मार्ग में आ जाते हैं उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत वृद्धि ज्यादा होती है। यही बात कहेगी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती। आप देखो आगे आपसे कह रहा है क्या, अब आगे आपसे मेन बात कही गई है कि केंद्रीय धातु आयन, देखो कहा गया है केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। कह रहा है केंद्रीय धातु आयन ये जो आपका मेटल है, ठीक है, और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं निगेटिव, और आपको पता है केंद्रीय धातु आयन पे पॉजिटिव आवेश होता है क्योंकि धातु पे आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो धातु है इस पे पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, ठीक है, तो वही बात कही गई केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या करती है विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में विघटित हो जाती है। इन समूह को ईजी तथा T2G कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो आपको पता है जो आपका डी ऑर्बिटल था उस पे 5 कक्षक थे, ऐसे 5 ऑर्बिटल थे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से हमने आपको इसके सबके नाम बताए थे, ये वाला एक्स वाई था, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाला भी। ठीक है, तो अब ये जो आपका पूरा था ये दो भागों में विभाजित हो जाता है आपका, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर में, और दूसरा डी एक्स वाई डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स में। अब ये जो ये वाला भाग है इसको हम लोग ईजी समूह कहते हैं और इसको कहते हैं T2G समूह। ठीक है, आपको दिखाते हैं देखो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्टेट जो इसकी सेकंड आई थी
अब ये क्या था, उत्तेजित अवस्था थी इसकी, एक्साइटेड स्टेट थी, ठीक है, जब ऊर्जा में वृद्धि हुई, ठीक है, ऊर्जा में जब वृद्धि हुई, आपको पता है ना ऊर्जा में वृद्धि कैसे हुई, ऊर्जा में जब वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखो, जब ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है तो आपकी एक्साइटेड स्टेट, ये स्टेट सेकेंड दिखाई गई, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपसे कहा गया कि जो आपके केंद्रीय धातु आयन पर जो आवेश है और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये दो भागों में टूट जाते हैं। देख सकते हो, पहला इसका ये वाला आपका एक्स, ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, जिसे ईजी नाम दिया गया। दूसरा आपका एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पे ये वाला, जिसको हमने T2G नाम दिया, ठीक है। देख सकते हो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल रीजन है, ठीक है। देख सकते हो ये इसकी ऑक्टाहेड्रल स्टेट है आपकी, ठीक है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे ये जो डेल ओ से, ये डेल्टा का मतलब ऊर्जा और ओ का मतलब यही ऑक्टाहेड्रल रीजन, ठीक है। तो ये आपको इसकी ऊर्जा यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये ऊर्जा में वृद्धि का था। आपको पहले क्या पता चला क्रिस्टल क्षेत्र CFT सिद्धांत से, CFT थ्योरी से क्या पता चला कि आपका डी ऑर्बिटल के बारे में बताता है ये, ठीक है। आपका डी ऑर्बिटल की, देख सकते हो डी ऑर्बिटल था, इस पे इनके पांचों के नाम आपको पता चल गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया हमने कि मतलब जो आपका डी ऑर्बिटल लिगेंड के मार्ग में आता है उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। देख सकते हो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, मतलब कि इसकी ऊर्जा में यहाँ पे वृद्धि हो चुकी है। और बाद में क्या पता चला कि केंद्रीय धातु आयन का आवेश और लिगेंड के जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है उस पर क्या होता है, आकर्षण आ जाता है, ठीक है, ओ सॉरी प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण दो भागों में देख सकते हो टूट गए स्टेट, ठीक है। देख सकते हो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, ये बात होती है। तो देख सकते हो ये आपका है क्या, डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है, या कह सकते हो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इस पे आपका लागू हुआ है। तो देखो एक एक बार और पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को। कह रहा है लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर, मतलब कि जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होते हैं ना, आपको पता है, यहाँ पे आपको बताया कि आकर्षण होता है। तो आकर्षित होने के कारण क्या होता है, धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जैसा आपको बताया एक्साइटेड स्टेट उसकी, ठीक है। आप कह रहे हैं डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते, उसके रास्ते में आते, उनकी ऊर्जा में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है। अब आगे कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड की इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें तथा लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें, उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। क्या, कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्ष के विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती है। इन समूह को Eg तथा T2G समूह कहते हैं, ठीक है। देख सकते हो ये आपका Eg समूह तथा T2G समूह है भैया, देख सकते हो, ठीक है। यही बात होती है आपकी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। यही बात आपकी बताया गया था आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे कि इसके चुंबकीय गुण की व्याख्या की गई, यौगिकों के निर्माण की व्याख्या की गई, ठीक है, कि कैसे होते हैं, कौन सा बल लगता है। तो ये था आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।